हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। दोस्तों, हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। उसके अंदर हमने बात की थी शेयर होल्डर फंड की, बात की थी हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, बात की थी हमने उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी किस तरह प्रेजेंट करेंगे, करंट लायबिलिटी किस तरह प्रेजेंट करेंगे। हमने डिटेल में सीखा था उसके अंदर। तो हमने जब बैलेंस शीट सीखी थी तो बैलेंस शीट में हमने ये देखा कि हमारा लायबिलिटी साइड हो या असेट साइड, तो हमने एक एक करके चीजें देखी थी कि लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट क्या होगा, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का क्या फॉर्मेट होगा, और दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है वो असेट्स का क्या फॉर्मेट होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं आज असेट्स की कि असेट्स का क्या रोल होगा, किस तरह से असेट्स होंगी और किस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई आइटम दी होगी और पूछा होगा कि इसका यानी मेन हेड क्या है या उसका सब हेड क्या है। आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है कि आप एटलीस्ट नॉलेज रखो, जिससे कि क्या होगा आने वाले टाइम में जब आप आगे पढ़ाई करेंगे, यानी बात करें एमबीए की, बात करें सीए की या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक कितना जरूरी है। ठीक, तो हम आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो हम करेंगे असेट्स, हमारा जो सेक्शन है सेकंड सेक्शन बैलेंस शीट के असेट्स, उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि असेट्स का मीनिंग क्या है, असेट्स किसे कहते हैं। देखिए, असेट्स का मीनिंग ये है कि अगर हमें कोई चीज फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है और प्लस हमारे उसके अंदर टाइटल है या ओनरशिप है, तो वो हमारी असेट्स है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि कोई चीज हो, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कुछ भी हो सकता है। जैसे लैंड हो सकती है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इवन पेंसिल है, पेन है, वो हर चीज आपकी क्या है, असेट्स है। फ्यूचर में जिससे आपको फायदा मिले और जिसमें आपका ओनरशिप हो, उसे हम आपकी क्या कह रहे हैं, असेट्स कह रहे हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है। ठीक, तो वही कह रहा है असेट्स का मीनिंग क्या है। तो असेट्स हमारी दो तरह से हो सकती है, अगेन करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। बात करें अगर हम नॉन करंट असेट्स की, तो वो कह रहा है नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं। कह रहा है नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो करंट नहीं होती, जो करंट नहीं होती हैं उन्हें नॉन करंट असेट्स कहा जाता है। अब नॉन करंट और करंट में क्या फर्क है, तो हम करंट असेट्स की डेफिनेशन देखेंगे। इन सिंपल हम समझते हैं कि जिसका फायदा आपको विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल में मिल जाता है, उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। और जिसका फायदा आपको बियॉन्ड 1 ईयर या फिर ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जिसका फायदा मिले, उसे हम नॉन करंट असेट्स कह रहे हैं। इन सिंपल 12 महीने के अंदर और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो होगा उसे हम क्या नाम देंगे, करंट असेट्स, और उसके बियॉन्ड जो होगा उसे कहेंगे हम नॉन करंट। मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया था। ऑपरेटिंग साइकिल का एक बार और याद कर लेते हैं कि हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल हमने कहा अगर हमारे पास करंट होगा या कोई चीज नॉन करंट होगी, डिपेंड करता है कि उसका पीरियड क्या है। मैंने कहा अगर 12 महीने ऑपरेटिंग 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी चीज हो उसे हम करंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फायदा 8 महीने दे रही है तो 12 महीने के अंदर है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल आपका 6 महीने ही क्यों ना हो, बट 12 महीने के अंदर है, इट मीन हमारी करंट है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्या वो 12 महीने के अंदर है। अगर वो 12 महीने के अंदर है तो वो करंट असेट्स है, फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो 12 महीने के बियॉन्ड है बट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो भी वो करंट है। इट मीन वो बियॉन्ड 12 महीने, 12 महीने से तो ज्यादा है, बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो भी वो करंट है। क्लियर है बात। इट मींस अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल अगर 15 महीने का है लेकिन आपको फायदा सिर्फ 14 महीने दे रही है, दैट मींस वो आपकी करंट असेट्स है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है और आपको बेनिफिट 16 महीने का दे रही है, दैट मींस वो नॉन करंट है। बस इतना आपको ध्यान रखना है करंट और नॉन करंट में। बाकी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, लायबिलिटी में जैसा था वैसे ही असेट्स में भी है। ठीक, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है असेट्स जैसे लायबिलिटी होती है आर आल्सो डिवाइडेड इनटू नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो करंट असेट्स नहीं होती हैं। इट मींस हमें जानना जरूरी है कि करंट असेट्स क्या है। तो करंट असेट्स समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि नॉन करंट असेट्स क्या है।
Since non-current assets are defined in negative manner, it is important to understand the meaning of current assets. इसलिए आपको current assets के बारे में जानना जरूरी है। अब current assets को उसने define किया हुआ है किस प्रकार, वो कहता है current assets वो assets होती हैं जो, पहली चीज, expected to be realized in or intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle। देखो, expected to be realized, it means हमें लग रहा है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये 12 महीने है, उसके अंदर जो पैसा हमें रियलाइज हो जाए। हमने कोई सामान बेचा और उसका पैसा हमें 12 महीने के अंदर मिल जाए, या हमने कोई सामान बेचा उसका जो हमें पैसा जो है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाए, हम उसे नाम दे रहे हैं करंट असेट्स का। या फिर इंटेंडेड फॉर सेल, या तो हमने सामान बेचने के लिए रखा हो और हमें पता है कि वो 12 महीने के अंदर बिक जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बिक जाए, और जो ऑपरेटिंग साइकिल है, सामान खरीदना, पहले हमने कैश पूंजी लगाया, उसे सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद हमने क्या किया, उसे प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद हमने उसे बेचा और बेचने के बाद फिर हमें कैश रिसीव हुआ। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर हमें पैसा रिसीव हो जाता है, उसे हम करंट असेट्स कह रहे हैं। ये कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या तो फिर कंजम्पशन के लिए हमने रखा हुआ है, इट मींस हमने ऐसा कि हम ये चाहते हैं, हम कोई गुड्स बनाना चाह रहे हैं तो हमने उसको कंजम्पशन के लिए रखा हुआ, उस मटेरियल को हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी अगर कंज्यूम हो जाता है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उसे भी हम क्या नाम दे रहे हैं, करंट असेट्स। पहली चीज करंट असेट्स कि जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर पैसा रियलाइज हो जा रहा है, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा रियलाइज हो जा रहा है, जिसे हमने सेल के लिए रखा हुआ है, 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बिक जा रहा है, या फिर हमने उसे कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है, या तो ऑपरेटिंग साइकिल या नॉर्मल जो हमारा 12 महीने उसके अंदर अंदर कंज्यूम हो जा रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट असेट्स का। दूसरा, हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, और दूसरा हमने रखा ही उसे क्या है, बेचने के लिए रखा है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हम उस मटेरियल से, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सामान खरीद के लाए और हम उसे बेच रहे हैं, हमने खरीद के लाए और उसे बेच रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल यानी 12 महीने के अंदर अंदर अगर बिक जा रहा है, अब यहां पर 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होगा, यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम सामान में पूंजी लगाई, पूंजी से हमने डायरेक्ट परचेज किया, परचेज से हमने डायरेक्ट सेल किया, और सेल से वापस हमें रिकवरी होगी, तो यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इन द सेंस हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्टली सेल के लिए रखा हुआ है सामान और उसकी रिकवरी अगर ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर हो जा रही है, उसे हम नाम दे रहे हैं यहां पे करंट असेट्स का। तीसरा वो कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन हमने कहा जो हमारी बैलेंस शीट डेट है, जैसे मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2025 है, अब 31 मार्च 2025 से लेके जहां तक हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चलता है, या जहां तक हमारे 12 महीने पहले कंप्लीट होते हैं, उसके अंदर अगर हमें पैसा रिसीव हो जा रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट असेट्स का। और तीसरा वो कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। वो ये कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कैश पड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मान लिया जाएगा, और उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका पर्टिकुलरली कहां इस्तेमाल करना है। अगर उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसे अगर हम एक्सचेंज करते हैं या अपनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे भी हम नाम दे रहे हैं करंट असेट्स का। तो ये चारों चीजें आपकी क्या होंगी, करंट असेट्स होंगी, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, तो समझते हैं हम नॉन करंट असेट्स। सबसे पहले हमने कहा नॉन करंट असेट्स, हमें इतनी बात समझ में आ गई, जो करंट असेट्स नहीं है वो नॉन करंट असेट्स है। और करंट असेट्स हम किसे कह रहे हैं, पहली चीज हमने कहा जिसे हमने बेसिकली ट्रेडिंग के पर्पस के लिए रखा हुआ है, ये हमने कंजम्पशन के पर्पस के लिए रखा हुआ है, ये हम कह रहे हैं कि इसका पैसा 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं, तो हम इसे कह रहे हैं करंट असेट्स। इसके अलावा जो होंगी वो नॉन करंट असेट्स होंगी। अब समझना, नॉन करंट असेट्स हमने बेसिकली 5 चीजों में बांटा हुआ है। पहले हमने उसके अंदर क्या कहा है, पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स असेट्स, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, एंड पांचवा हमारा अदर नॉन करंट असेट्स। हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमने कहा पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स। देखिए, पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स की अगर हम बात करें, तो हमारा पीपी के अंदर सारी के सारी जो भी हमारी एसेट्स है, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यानी इस पीपी को फिक्स्ड एसेट्स का नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, जो अभी तक हमने सीखा है 11th में, वो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो हम फिक्स्ड एसेट्स का नाम दे सकते हैं किसको, पीपी को। अब समझना, इस फिक्स्ड एसेट्स के अंदर 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक ऐसी एसेट्स जो टेंजिबल इन नेचर की है, और एक ऐसी एसेट्स जो इनटेंजिबल नेचर की है। टेंजिबल नेचर किसे कह रहे हैं, टेंजिबल नेचर का मीनिंग हुआ एक ऐसी एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इंटेंजिबल एसेट्स मींस जिसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस
नहीं है। इट मींस दोनों है तो एसेट्स, दोनों से हमें फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, और इसके अंदर हमारी ओनरशिप भी होगी, लेकिन जिससे हमें फ्यूचर में फायदा मिले और वो दिखे हमें, उसे हमने क्या नाम दे रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स। और जो हमें फायदा तो फ्यूचर में दे रही है बट उसका प्रेजेंस नहीं है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे अभी हम नाम दे रहे हैं एसेट्स का। अब फिक्स एसेट्स किसे कह रहे हैं? हमने कहा फिक्स एसेट्स को ही हम दूसरा नाम देते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कहें या फिक्स एसेट्स कहें, बात एक ही है। ठीक, अब हम टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो टेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, ये सब हमारा क्या आ जाएगा? टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, तो एक ऐसी एसेट जिससे फ्यूचर में फायदा मिलना है, लॉन्ग टर्म फायदा मिलना है, बियॉन्ड 1 ईयर और बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल फायदा मिलना है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे आपका गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कोई माइनिंग राइट है आपके पास, ठीक, वो सब राइट्स हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। अब हमारी बात आती है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, इट मींस एक हो गई टेंजिबल, एक हो गई इंटेंजिबल। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, एक होगी हमारी टेंजिबल, एक होगी इंटेंजिबल। पर टेंजिबल में भी दो चीजें और इंटेंजिबल में भी दो चीजें। टेंजिबल में क्या है? एक ऐसी एसेट जो फाइनल हो गई है, और एक ऐसी एसेट्स जो भी अंडर प्रोग्रेस है, जिस पर काम चल रहा है। तो वो ये कह रहा है फाइनल एसेट्स जो होती है या फिर वो डब्ल्यूआईपी में हो सकती है। डब्ल्यूआईपी का मीन एक ऐसी एसेट्स जिस पर अभी काम चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग का अभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। आप एक मशीन बना रहे हैं, उस मशीन अभी तक फाइनल काम नहीं हुआ है, मशीन पर अभी काम चल रहा है। ये आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं, वो फर्नीचर पूरी तरह से भी बना नहीं है कि आप यानी किसे कस्टमर को बेच सकें उसे, इट मींस, या आप अपने असेट्स के लिए यूज कर सकें। बेचने की बात करेंगे तो वो नॉर्मल हमारा करंट असेट्स हो जाएगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि आपने कोई असेट्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर बनाने के लिए दिया, अभी तक वो पूरा नहीं बना, या आप खुद बना रहे हैं अभी तक पूरा नहीं बना है, तो कोई असेट्स जिस पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उससे नाम दे रहे हैं हम डब्ल्यूआईपी का। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स में भी एक इंटेंजिबल एसेट जिस पर काम पूरा हो चुका है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर पूरा बन चुका है, अब वो रेडी टू यूज है, उसे यूज कर सकते हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं फाइनल। एक होता है एक इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट। इट मींस एक इंटेंजिबल एसेट्स अभी जिस पर काम चल रहा है, उसे नाम दे रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स डेवलप, अंडर डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी पीपी है, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर दो चीजें होंगी, एक कौन सी? जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मींस या तो वो टेंजिबल एसेट्स होगी या वो इंटेंजिबल एसेट्स होगी। टेंजिबल एसेट्स के अंदर अगेन दो चीजें होंगी, या तो उस पर काम खत्म हो चुका है, वो रेडी टू यूज है, या फिर दूसरा उस पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, या दूसरा हमारा क्या होगा? जिस पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, उस पर अभी काम चल रहा है, उस पर अभी हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर भी अगेन दो चीजें होंगी, एक ऐसी जो फाइनल हो चुकी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, उस पर काम चल रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर है, अभी पूरी तरह से नहीं बनना है, उस पर अभी काम चल रहा है। या जैसे मान के चलते हैं कि आपने माइनिंग राइट के लिए कोई अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको माइनिंग राइट नहीं मिला है, ठीक, इसे हम नाम दे रहे हैं अंडर डेवलपमेंट का। आई होप आपको बात समझ आई होगी। पढ़ते हैं पीपी के बारे में। PP and intangible assets, कह रहा PP and intangible assets are those assets which are held by the company not for the purpose of sale, सेल के लिए तो रखते ही नहीं, किसके लिए करते हैं? For the purpose of production, for the purpose of generating income, but for the purpose of increasing earning of the business, बिजनेस की अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। They are used for a long term to earn profit। और इसके अंदर क्या क्या होंगी? कह रहा PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम टेंजिबल बोल रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स होंगी, और टेंजिबल एसेट्स का ही जो अभी काम चल रहा है उसे कैपिटल डब्ल्यूआईपी बोलते हैं, और जिस पर इंटेंजिबल एसेट्स पर जब काम चल रहा हो, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। इट मींस कौन सा डब्ल्यूआईपी होगा? कैपिटल डब्ल्यूआईपी, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है बात? तो हम कह रहे हैं पीपी, ये कौन सा हो गया? टेंजिबल। ये क्या हो गया? टेंजिबल, लेकिन कौन सा? फाइनल। ये कौन सा हो गया? इंटेंजिबल हो गया लेकिन फाइनल। यहां पर क्या है? ये टेंजिबल है लेकिन अभी इस पर काम बाकी, ये नहीं, डब्ल्यूआईपी हो गया। और ये इंटेंजिबल है और इसमें भी क्या कर रहा है? काम अभी चल रहा है, तो ये भी डब्ल्यूआईपी हो गया। ठीक, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं एग्जांपल की, कि एग्जांपल क्या होंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो उसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ये क्या हो सकते हैं? देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, दैट्स इट। क्या लिखा है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक,
कैन नॉट सी एंड टच। एग्जाम्पल क्या है उसके? गुडविल हो गया, ब्रांड ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक, मैसेट्स हो गए, एंड पब्लिशिंग टाइटल हो गया, माइनिंग राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, आपके पास पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी होगी, ये सब क्या है हमारे पास? इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मीनिंग क्या है? वही टेंजिबल एसेट्स बट जिस पर अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? एक इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन उस पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे कोई इंटेंजिबल एसेट्स मान लो पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। ये कोई सॉफ्टवेयर है वो अंडर डेवलपमेंट है। कोई माइनिंग राइट है वो अभी तक वो लिया नहीं है, अभी तक उस पर प्रोसेस हो चुका है पर पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, माइनिंग राइट अभी तक हमें नहीं मिला है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल डब्ल्यूआईपी, और इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए। वो पूछ लेगा आपसे सॉफ्टवेयर बताइए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मेन हेड क्या है? असेट्स। असेट्स के अंदर भी कौन है? ये नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या है? कैपिटल डब्ल्यूआईपी। ये आपको पता होना चाहिए रेंज, ठीक। तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहां पर क्या क्या चीजें होंगी, इसका मेन हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक चीज और समझानी है मैंने आपको कि बात करें अगर हम कैपिटल की, कैपिटल आइटम की, ठीक, तो कैपिटल आइटम का मीनिंग यही है कि जिसका फायदा हमें क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म हम जनरली बोलते हैं 1 साल से ज्यादा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा टॉपिक क्या हुआ हमारा? हमने कहा असेट्स के अंदर हमारा क्या था? असेट्स थी। असेट्स के अंदर पहला था हमारा पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसके अंदर हमारे 1 2 3 4, एक हमने कहा हमारा क्या? टेंजिबल असेट्स, जिसे हम यानी फिक्स्ड असेट्स कह रहे हैं। दूसरा हमने कहा इंटेंजिबल असेट्स। तीसरा हमने कहा कैपिटल डब्ल्यूआईपी। चौथा हमने कहा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरा आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा नॉन करंट का हिस्सा है, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आएगा करंट, ठीक। तो नॉन करंट में हमने कहा पहले पीपी और दूसरा हमने कहा इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इट मींस हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसका फायदा हमें ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड मिलेगा या कह सकते हैं 12 महीने के बाद मिलेगा। हमने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, ठीक। उसके अंदर क्या? जैसे हमने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, हमने इक्विपमेंट में पैसा लगाया है, हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने कहीं बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, हमने कहीं शेयर खरीदे हुए, पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक। सुनना आप, कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट व्हिच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पज ऑफ रीसेल बट टू रिमेन रिटेन देम, उन्हें रिटेन करने के लिए, रखने के लिए लंबे टाइम के लिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड ट्रेड एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो हमने कंपनी ने रखी है किसके लिए? जैसे कंपनी अगर शेयर खरीद लेती है, डिवेंचर खरीद ले, ट्रेडिंग के लिए। और एक होता है कि जो कंपनी ने क्या किया है, नहीं ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा हुआ, जैसे लैंड बिल्डिंग, उन्होंने क्या किया? अदर इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या तो हम उसके ट्रेड के लिए रखा हुआ है या हमने ट्रेड के लिए नहीं रखा हुआ है। अब समझना इसके अंदर क्या आएगा। इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड और सोन, ये क्या क्या होंगी? जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी में किया है, इक्विटी शेयर्स में किया हुआ है, हमने प्रेफरेंस शेयर्स में किया हुआ है, गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया हुआ है, हमने डिवेंचर और बॉन्ड्स के अंदर किया हुआ है, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इसी तरह की हमारी और भी इन्वेस्टमेंट है जहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने यहां पर पैसा लगाया हुआ है, ठीक। तो उन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, ये लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ये लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। ये शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है, यस शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बट आपको दिखाना है कि ये नॉन करंट है। नॉन करंट कब होगा? जब आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा है, या जो 12 महीने से ज्यादा है, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उससे ज्यादा है, ठीक। तीसरी चीज आती है हमारी नॉन करंट के अंदर, वो आता है हमारा डेफर्ड टैक्स असेट्स। लायबिलिटी भी लिखा हुआ है बट इट इज नॉट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसको जरूरत नहीं है। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स, अब समझना डेफर्ड टैक्स असेट, जैसे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में सीखा था, ऐसी हमारी डेफर्ड टैक्स असेट्स भी है। इट मींस हमने कहा जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एज पर हम कंपनी एक्ट करते हैं, जो हम अकाउंट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं अकाउंट्स के हिसाब से। और दूसरा हमने कहा जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं वो इनकम टैक्स के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमें टैक्स किसके हिसाब से भरना है? इनकम टैक्स के हिसाब से भरना है, ठीक। तो हमने कहा हमारे पास इनकम दो तरह से कैलकुलेट होती है, एज पर जो हमारी अकाउंटिंग है वो हम करते हैं टैक्स कैलकुलेट अपना प्रॉफिट, और दूसरा यानी क्या होता है कि हमें टैक्स भरना होता है तो उसके हिसाब से हमें टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम।
अब आप समझिए, मैं कह रहा हूं इनकम आपकी मान लेते हैं 1 लाख रुपए है और यहां पर आपका 1,50,000 बन रहा है। ठीक, इट मींस आपकी अकाउंटिंग इनकम अगर ज्यादा है किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो हमने सीखा था कि हमारी क्या बन रही थी, डीटीएल। क्या बन रही थी, डीटीएल, क्योंकि हमने टैक्स कितने पे पे किया, 1 लाख पे, जबकि पे कितने पे करना चाहिए था, 1.5 लाख पे। इट मीन हमने 50,000 रुपए पे टैक्स कम पे किया है, जो कि हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगी हमारी, डीटीएल। इसी तरह अगर उल्टा करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 80,000 रुपए का, यानी क्या है, अकाउंट्स के हिसाब से 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है नहीं नहीं आपका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए है। इट मीन हमने टैक्स कितने में पे कर दिया होगा, 1 लाख पे पे कर दिया होगा, जबकि टैक्स बनता है कितना है, 80,000 रुपए बनता है। इट मीन हमने 20,000 रुपए पे टैक्स ज्यादा पे कर दिया, इसका फायदा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डीटीए, यानी डेफर्ड टैक्स असेट्स। हमने असेट्स को क्या कर दिया, सिर्फ डेफर कर दिया। क्या कर दिया, असेट्स को डेफर कर दिया है, हम उसी की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक, तो जहां पर आपकी अकाउंटिंग इनकम कम हो जाए, किससे, टैक्सेबल इनकम से, उस केस में हम नाम दे रहे हैं इसे डीटीए का। डेफर्ड टैक्स असेट्स अपीयर अंडर नॉन करंट असेट्स इन द असेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। द टू टर्म्स, ये जो इंटररिलेटेड है, कभी या तो डेफर्ड टैक्स होगा या फिर कभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ होंगे। ठीक, तो यानी क्या होगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। अब मान लीजिए किसी साल हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहेगी, तो किसी साल डेफर्ड टैक्स असेट्स रहेगी। इसका जो नेट इंपैक्ट आएगा, जो भी नेट इंपैक्ट आएगा, उसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर ये तो डीटीए ज्यादा होगा तो डीटीए लिखेंगे, डीटीए कहां चला जाएगा हमारा, नॉन करंट असेट्स में, और डीटीएल होगा तो हमारा डिटेल आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक, तो इस तरह से हम इसे कंसिडर कर लेंगे। तो आई होप आपको मतलब समझ में आएगा डेफर्ड टैक्स असेट्स का। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा नॉन करंट असेट्स का हिस्सा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। चौथा हिस्सा क्या हमारा, नॉन करंट असेट्स का चौथा हिस्सा हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने कोई लोन या एडवांस दिया है, लिया नहीं है, दिया है, लंबे टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट असेट्स का। क्या, कोई लोन्स और एडवांस, जैसे मान लीजिए हमने क्या हाउस बिल्डिंग लोन दिया हुआ है, हमने इंप्लॉय को हाउस बिल्डिंग लोन दिया है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा नॉन करंट असेट्स का हिस्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन करंट असेट्स का हिस्सा कहलाएगा। जितनी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई क्या किया है, लोन इंप्लॉय को दिया है, अब उससे ईएमआई ले रहे हैं, तो जो 12 महीने की ईएमआई होंगी उसे हम कहेंगे करंट असेट्स। और जो 12 महीने के बाद, मान ले 20 साल का लोन है, तो जो 19 साल का लोन बच जाएगा, 19 साल का जो लोन बच जाएगा, उसे नाम दे रहे हैं हम नॉन करंट। याद रखना, हमारे पास दो तरह का लोन होगा। अगेन हमने कोई एडवांस दिया है, कोई लोन दिया है, बियॉन्ड 1 ईयर या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल उसका पैसा आना है, उसे हम नाम दे रहे हैं क्या, नॉन करंट। और अगर विद इन 12 मंथ्स आ जाए या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ जाए, उसे नाम दे रहे हैं हम करंट। ठीक, देखना, कह रहा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर दोज लोन्स एंड एडवांसेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश और काइंड, कैश में मिले या काइंड में मिले, बट कितना, इन द फॉर्म ऑफ एन assets after 12 months or after operating cycle from the date of balance sheet date. It means balance sheet date के बाद 12 महीने जो हम बोल रहे हैं, या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड अगर पैसा मिलता है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट असेट्स का। इट मींस ऐसा लोन्स या ऐसा एडवांस जिसकी रिकवरी आपको 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होना है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट असेट्स। इसके अंदर कैपिटल एडवांस क्या होता है, कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का क्या मीनिंग हुआ कि आपने कोई एडवांस दिया है, किस चीज के लिए दिया है, फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स। अब एग्जांपल देखना इसके अंदर, एग्जांपल समझना। मान लीजिए हमने इंप्लॉय को दिया एडवांस, हमने कहा जी आपको क्या करना है, आपको कोई अपने लिए लैपटॉप खरीदना है। इंप्लॉय को दिया एडवांस लैपटॉप के लिए। अब हमने उसे दिया हुआ है कि ये जो लैपटॉप के लिए एडवांस दिया जा रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ क्या 30 दिन के लिए दिया जा रहा है। कितने दिन के लिए दिया जा रहा है, 30 दिन के लिए। हमने भी क्या सीखा कि कोई एडवांस अगर हमने दिया है और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा के लिए दिया हो, उसे हम नॉन करंट कह रहे हैं। पर यहां पर तो क्या है, 30 दिन के लिए एडवांस दिया है, इसे करंट कैसे कहा जाएगा, ये इसलिए कहा जाएगा क्योंकि स्पेसिफिकली कंपनी एक्ट में डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी कैपिटल एडवांस दिया जाएगा फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल असेट्स मींस नॉन करंट असेट्स खरीदने के लिए अगर आप कोई एडवांस देते हैं, वो आपका नॉन करंट का हिस्सा बनेगा, वो करंट का हिस्सा नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूं मैंने कोई एडवांस 30 दिन के लिए दिया है, अगर 30 दिन के लिए दिया है तो ये तो हमारा करंट हुआ, ये तो करंट में दिखना चाहिए था। बट वो कह रहा है कि अगर कोई भी एडवांस अगर आप किस चीज के लिए देते हैं, फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स, ऐसी असेट्स, कौन से असेट्स, पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स के लिए अगर आप पैसा देते हैं,
पैसा देते हैं एडवांस में, उसे खरीदने के लिए उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉन करंट का पार्ट दे रहे हैं, उसे करंट नहीं कह रहे, चाहे वो 30 दिन के लिए ही क्यों ना दिया हो, उसे क्या कहा जाएगा, नॉन करंट। तो जब आप क्लासिफाई करोगे उस एडवांस को, 30 दिन के लिए एडवांस दिया आपने, ये 6 महीने के लिए एडवांस दिया आपने, जो एडवांस आपने दिया है उसे आप नॉन करंट में कंसिडर करोगे, उसे करंट में कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर है बात। जबकि आपको पता है कि इसकी एडजस्टमेंट आपको 30 दिन के अंदर मिल जानी है, आपको पता है इसकी एडजस्टमेंट आपको विद इन 1 ईयर मिल जानी है, बट स्टिल यू विल, कहां पर दिखाएंगे इसे आप, यू विल शो इट इन नॉन करंट असेट्स से, कहां दिखाएंगे, नॉन करंट असेट्स में दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एडवांस। आप समझ गए, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने जो पैसा दिया है एडवांस में, उसे हम कह रहे हैं कैपिटल एडवांस। नॉर्मली सच एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एन असेट्स। देखो मैंने दोबारा बोला, कैश में वापस नहीं मिलता है एडवांस, हमने एडवांस दिया है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई छोटे मोटे, हमने कहा 1 साल के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होना है कंस्ट्रक्शन के लिए दिया हमने कहा 2 रूम का एक क्या बिल्डिंग बना दीजिए, 2 रूम की बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके लिए हमने एडवांस दिया है। अगेन ये कैपिटल एडवांस है आपका, ये नॉन करंट का पार्ट है, ये करंट का पार्ट नहीं होगा। इट मींस कैपिटल एडवांस गेट कन्वर्टेड इनटू असेट्स ऑफ द कंपनी। इट मींस जब भी हम कैपिटल एडवांस देंगे तो वो कंपनी के असेट्स में कन्वर्ट होगा। उसमें क्या चीज में कन्वर्ट होगा, असेट्स में। कौन से असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ध्यान रखना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लिखा है अदर लोन्स एडवांसेस। बाकी आपने अदर लोन्स एडवांसेस दिए, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपका किसका, लोन का। आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, 20 साल के लिए लोन दिया है, 1 साल की जो ईएमआई है उसकी वो कहां चले जाएंगी, करंट में, और जो बाकी 19 साल की ईएमआई होंगी वो कहां चले जाएंगी, आपका जो प्रिंसिपल बचा रहेगा वो चला जाएगा आपका कहां, नॉन करंट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स क्या है, उसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है जो ऊपर बची हुई है उसके अलावा जो बचेंगी सब क्या कहलाएंगी, अदर नॉन करंट असेट्स कराएंगी। ऑल अदर नॉन करंट असेट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशंस आर क्लासिफाइड अदर नॉन करंट असेट्स। अब उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या है, मीटर लगा हुआ है बिजली का। आपके घर में मीटर लगा हुआ है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है। तो आपने उसमें बिल में देखा होगा 2 चीजें होती हैं, क्या, एक उसमें लिखा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसे हम एसएमडी भी कहते हैं, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। ठीक, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहें, एसडी या फिर एसएमडी, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, हमने सिक्योरिटी दे रखी है कि जो आपने हमारे यहां मीटर लगाया हुआ है, जो आपने में मीटर दिया हुआ है, इस मीटर के बदले हमने आपको सिक्योरिटी दी है कि जिस दिन हम अपना ये बिजली का मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर खत्म करेंगे, कैंसिल करेंगे, चेंज करेंगे, उस दिन वो पैसा आप मुझे वापस कर दोगे, रिफंड कर दोगे। क्लियर है बात, इसे नाम दे रहे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आपको क्या करना है, काम लेना है, तो काम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेंडर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, टेंडर। आपने टेंडर डाला, तो टेंडर डालने के लिए क्या होता है कि ऐसे तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति टेंडर डाल देगा और उसके बाद क्या कहेगा, जी मैं काम नहीं करूंगा। जैसे समझ, टेंडर का मीनिंग क्या हुआ, एक प्रोसेस है कि आपको कोई काम लेना है कहीं से, तो आप कह रहे हो कि जी मैं एलिजिबल हूं इस काम के लिए, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मैं लेना चाहता हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप अगर एलिजिबल हो तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हमारे को क्या है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगा तो मैं 10 दुकान में पूछूंगा, इससे बड़ी अभी मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को ये चीज चाहिए, मैंने इसे ओपनली बता दिया है कि मार्केट में मैंने फ्लोट कर दिया टेंडर कि मैं चाहता हूं कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जो सप्लायर इंटरेस्टेड है, हमारे को ये सामान प्रोवाइड कर दे। लेट सपोज अगर हम बात करें लैपटॉप की, कि अगर हमें लैपटॉप लेना है, तो हमने कहा बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत सारे सप्लायर होंगे, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कोई मुझे लैपटॉप 1,20,000 में दे रहा होगा सेम स्पेसिफिकेशन का, कोई मुझे 1,08,000 रुपए का दे रहा होगा, कोई मुझे 1,00,000 का भी दे रहा होगा। तो मैं किससे खरीदूंगा, जो मुझे सस्ता देगा। तो वही कह रहा है कि ये होते हैं बिडर्स। ये कौन है, बिडर्स। तो हम कह रहे हैं जब टेंडर क्या होता है, कोई भी बिड डाल देगा, एग्जांपल के तौर पे कोई भी बिड डाल देगा और बाद में बोल देगा जी मैं नहीं दे रहा हूं। इससे क्या हमारा टाइम वेस्ट होगा, प्रोसेस वेस्ट होगा, हमारी मैन पावर वेस्ट होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आपसे कुछ सिक्योरिटी के तौर पर पैसा लेंगे, कि जब भी कोई बिडर अप्लाई करेगा, जब भी कोई सप्लायर अप्लाई करेगा कि मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आपको कुछ पैसा क्या देना होगा, एडवांस में देना होगा, सिक्योरिटी के तौर पर देना होगा। मान लेते हैं 10% आपने सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया। जैसे आपने 10 लाख का काम लिया, 10 लाख का आपने 10% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख आपने सिक्योरिटी के तौर पर दे दिया। अगर आपने 1 लाख सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया, ये 5% आपने 50,000 सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया है, उसे नाम दे रहे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अब जैसे वो डिफॉल्ट करेगा,
जैसे ही वो बैकआउट होगा इसका ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? इनकम में ट्रांसफर कर लिया जाएगा, हमारा ये पूरा पूरा फायदा हो जाएगा। बट हमें क्या करना है? ये इसलिए लिया जा रहा है फायदा करने के लिए नहीं, ये इसलिए दिया जाए कि जो भी व्यक्ति अगर बिड कर रहा है तो परफॉर्म करे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, काम को कंप्लीट करे। ठीक, तो ये हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। इट मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? दो तरह का है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म क्या हुआ? जिसका पैसा हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने कोई काम दिया है, किसी 3 साल के लिए कोई काम दिया है, 5 साल के लिए कोई काम दिया है, ऑब्वियस सी बात है उसका पैसा हम कब वापस करेंगे? 5 साल बाद करेंगे, इसे हम नॉन करंट कह रहे हैं। बट मान लीजिए अगर कोई काम हमने 2 महीने के लिए दिया हुआ है, 10 दिन के लिए दिया हुआ है, 5 दिन के लिए कोई काम दिया हुआ है, तो उसका पैसा तो हमें क्या होगा? जैसे ही परफॉर्म करेगा, जैसे ही परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी हो जाएगी, उसके एक वर्क टाइम होगा कि इतने टाइम तक हम देखेंगे आपका काम का किया हुआ कि सही है ही नहीं है, उसके बाद उसे वापस कर देंगे, उसे हम करंट का नाम दे रहे हैं। तो जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सीखेंगे तो करंट और नॉन करंट दोनों कंसिडर हो गए होंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट आर गिवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ पीरियड 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, जिसको हमें क्या करना है? वापस करना है, तो उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? नॉन करंट असेट्स, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हमने पैसा जमा किया है, हमने पैसा क्या किया? जमा किया है, जिसका फायदा हमें क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, पर ये पैसा अभी हमें 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक, जैसा एग्जांपल भी दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट हम जो करते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमने कोई सामान बेचा, हमने कोई, नॉर्मली क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, करंट होते हैं नॉर्मली, जनरली। बट ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि हमने कहा जो हम जो पैसा रिसीव करेंगे वो 15 महीने बाद करेंगे, 18 महीने बाद करेंगे, 22 महीने बाद करेंगे, 24 महीने बाद करेंगे। अगर हमने कहा ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद कोई भी पैसा रिसीव हो, वो नॉन करंट असेट्स है। ठीक, यहां पर बताने वाली कोई बात है नहीं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे? ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जिनको हमने सामान तो बेचा है पर उनसे बोला हुआ है कि आप क्या करिए, पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद दीजिए। अदर्स में आ जाएगा, बाकी अदर्स में जो भी क्लेम्स होंगे वो आ जाएंगे। कह रहा है बिसाइड्स ट्रेड रिसीवेबल्स देयर मे बी अदर असेट्स सच एज अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए कोई एसेट्स क्या होती है? अनअमोर्टाइज्ड बोल रहा है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अब आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अब हम ये भी असेट्स ही है वैसे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया 3 साल के लिए, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आपने 3 साल के लिए किया है तो आपको इसका बेनिफिट 1 साल में तो मिलने वाला नहीं है। कब मिलने वाला है? इसे हम फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। ठीक, फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? ऐसी असेट्स जिसका यानी क्या है? फायदा तो मिलेगा फ्यूचर में, असेट्स तो है, बट इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। इसे अगर सेल करने जाएंगे तो मार्केट में ये नहीं बिकेगा। तो कह रहा है एडवर्टीजमेंट को आपको 3 साल तक फायदा मिलना है, तो इसे अमोर्टाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जैसे मान लीजिए 2025 है, 2026 है, 2027। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए दिया हुआ है, 3 लाख रुपए दिया हुआ है, तो आप यहां पर पहले साल में कितना लिखेंगे? 3 लाख, 1 लाख आपने कम कर दिया, 2 लाख। अगले साल क्या लिखेंगे? 2 लाख, फिर आपने 1 लाख कम कर दिया, 1 लाख बच गया। फिर लास्ट ईयर में क्या करेंगे? 1 लाख, और 1 लाख आपने यूज कर लिया, 0। तो इस तरह से अमोर्टाइज होता है। तो कह रहे कोई अमोर्टाइज हो रखी है, जो भी अनअमोर्टाइज मींस जो बचा हुआ है। जैसे यहां पर 3 लाख में 1 लाख यूज कर लिया, कितना बचा? 2 लाख। इस 2 लाख को अनअमोर्टाइज कह रहा है। तो अगर अनअमोर्टाइज असेट्स बची हुई है, उसको भी हम क्या नाम दे रहे हैं? अपना नॉन करंट असेट्स का हिस्सा दे रहे हैं। ठीक, अगर वो लॉन्ग टर्म है। तो उसके बाद करते हैं बात करंट असेट्स की। तो सेम नॉन करंट असेट्स के बिल्कुल अपोजिट में क्या है? करंट असेट्स। हम पढ़ ही चुके हैं कि जिसका फायदा हमें 12 महीने के अंदर मिल जाए या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाए, जो हम रिलाइज कर ले, पैसा रिलाइज कर ले, ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट कर ले 12 महीने के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उसे हम करंट नाम दे रहे हैं। या हमने किसी पर्पज ही इसलिए रखा हुआ है, किसी हमें ट्रेडिंग ही करना है इससे, और 12 महीने के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? करंट असेट्स। या हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, उसके अंदर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी और हम कह रहे हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसे भी हम नाम दे रहे हैं करंट असेट्स का। ठीक, अब समझते हैं करंट असेट्स को उसने क्लासिफाई किया 6 पार्ट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेज, अदर करंट असेट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। याद होगा हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, जिसका फायदा आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद मिले, वो क्या कहलाएंगे? हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका फायदा आपको 12 महीने के बाद मिले या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिले, उसे नॉन करंट थी। तो जो 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिलेंगे उसे करंट कहेंगे। एग्जैक्ट सेम। ठीक, कहां कहां पैसा लगाएंगे? इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर्स में, ट्रस्ट में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या पार्टनरशिप फर्म में, या फिर इसी तरह कोई स्पेसिफाई किया हो वहां पर। इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री का मीनिंग होता है स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग क्या हुआ? कि सामान, जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? सामान रखते हैं। जैसे आपने कहा रॉ मटेरियल रख सकता हूं मैं,
कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी काम चल रहा है उसे WIP बोलते हैं, और एक होता है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मीनिंग हुआ स्टॉक तो ये भी है, हम इससे क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्शन कर रहे होंगे। रॉ मटेरियल का मीनिंग हुआ कि इस पर अभी तक काम शुरू हुआ ही नहीं है, काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है, उसे हम नाम दे रहे हैं रॉ मटेरियल का। जिस पर आधा अधूरा काम हो गया उसे नाम दे रहे हैं WIP का, और जिस पर पूरा काम हो गया उसे नाम दे रहे हैं फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स बेसिकली ट्रेडेबल गुड्स होते हैं, इसे हम नाम कह रहे हैं कि अभी फाइनल सेल के लिए आ गए हैं, इसे हम आगे बेच सकते हैं, इसी को नाम दे रहे हैं हम फिनिश गुड्स का। ठीक, तो ये हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होगा। तो इन्वेंट्री क्या हो सकती है हमारी, रॉ मटेरियल हो सकती है, WIP हो सकती है, या फिर फिनिश गुड्स हो सकती है। ठीक, इसके अलावा हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी हमारे क्या होते हैं, इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, आपके पास कोई मशीन है, आपके पास कोई मशीन है, अब इस मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया, इस मशीन की कोई आइटम खराब हो गई, आप क्या करोगे, उसे रिप्लेस कर दोगे। बट हमने दो चीजें सीखेंगे आगे आने वाले टाइम में, खर्चा भी दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, एक ऐसा खर्चा जो असेट्स की कैपेसिटी को बढ़ा दे, ऐसा खर्चा जो असेट्स की क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, ऐसा खर्चा जो असेट्स की लाइफ को बढ़ा दे, उसे हम नाम देंगे नॉन करंट असेट्स का। इट मींस उसे हम कैपिटलाइज्ड करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, असेट्स कंसीडर करेंगे। बट ऐसा खर्चा मान लीजिए रिपेयर किया आपने, उस असेट्स को मेंटेन करने के लिए, उस असेट्स को सही स्थिति में चलाने के लिए, उस असेट्स को क्या, जो भी असेट्स आप यूज कर रहे हैं उसको सही स्थिति में चलाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, वो आपका असेट्स नहीं बनेगा। जैसे आपने मान लीजिए कोई मशीन खराब हुई, आपने उसको क्या किया, रिपेयर करा दिया, 500 रुपए दिए, रिपेयर करा दिया। अब रिपेयर क्यों कराया, क्योंकि वो चल नहीं रही थी इसलिए उसे रिपेयर करा दिया, तो वो जो खर्चा होगा वो असेट्स में नहीं जुड़ेगा, वो आपका P&L में चार्ज हो जाएगा। बट मान लेते हैं अगर आपकी कोई असेट्स ऐसी है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी का इंजन चेंज करा दिया, अब गाड़ी का इंजन चेंज करा दिया तो गाड़ी की लाइफ बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई तो वो कैपिटल असेट्स होगी, वो आपका खर्चा नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो इन्वेंटरी, तो हमारे जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, जो हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, ये भी हमारा क्या है, इन्वेंट्री का हिस्सा है, स्टॉक का हिस्सा है, क्योंकि हम इसे कंसिडर करते हैं एज अ टूल्स, एज अ इक्विपमेंट। हम इसे मान के चलते हैं कि हमारे स्पेयर्स हैं जो हमारी मशीनों में काम किए यूज की जाएंगे। लूज टूल्स भी हमारे क्या होते हैं, यानी लूज टूल्स भी हमारी करंट असेट्स होती हैं। एग्जांपल समझते हैं, कह रहा है हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमें पता है स्टॉक हमने इसलिए रखा होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स आर क्लासिफाइड और शोन इन द, ये दिया हुआ है, हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्ट देम इनटू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन शॉर्ट पीरियड, हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या आएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, WIP आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड, मान लीजिए अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड। इवन इसके अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर लूज टूल्स आ जाता है। तो ये हमारी होंगी करंट असेट्स, वो भी कौन सी, इन्वेंट्री, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हो गया, पहले हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमने पढ़ लिया इन्वेंट्री। तीसरा वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में बेसिकली क्या है कि जिनको हमने सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है, उनसे पैसा अभी तक नहीं आया है, उसे हम नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल का। पर ये पैसा कब आने वाला है, विद इन 12 मंथ्स, या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, बियॉन्ड होगा तो नॉन करंट में चला जाएगा, पर ये विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमें पैसा मिलने वाला है, उसे नाम दे रहे हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स का। और इसके अंदर मेजरली सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। क्या क्या आएंगी दो चीजें, एक आएगा डेटर्स और एक आएगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक, चौथी चीज पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो समझ ही गए आप, हार्ड मनी। ठीक, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जिसे कैश के बराबर मान लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास कोई डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, अगर डिमांड ड्राफ्ट है वो भी कैश के बराबर ही है, ठीक, उसे हम नाम दे रहे हैं। तो एग्जांपल क्या होंगे, बैलेंस पड़ा हुआ आपके पास बैंक में, चेक पड़ा हुआ है, DD पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, ये कोई अदर्स, या यहां पर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्या किया है, ईयर मार्क बैलेंस विद द बैंक्स। इट मींस अभी तक आपने डिविडेंड तो देना है, बट अभी तक वो आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, मतलब ईयर मार्क का मतलब उस पर निशान लग गया कि ये इस चीज के लिए बनाया हुआ है। ठीक, दूसरा बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, आपने क्या किया, बैंक में पैसा जमा करा रखा है कि मार्जिन मनी ये इस चीज के लिए रखा हुआ है, वो भी आपका क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा कहलाएगा। और बैंक डिपॉजिट से FD करा रखी है आपने 12 महीने के लिए, मेच्योरिटी उसकी 12 महीने के अंदर अंदर हो जानी है, उसी को भी नाम दे रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट हिस्सा जो पांचवा हिस्सा है शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। जैसे हमने वहां पर लॉन्ग टर्म पढ़ा था, यहां पर क्या होंगे, शॉर्ट टर्म, यहां पर क्या होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। हमने शॉर्ट टर्म लोन्स दिया हुआ है 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हमने कोई लोन एडवांस दिया है और उसकी रिकवरी अगर उससे पहले हो जाती है, उसे हम नाम दे रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की। एंड लास्ट कहता है अदर करंट एसेट्स, जो ऊपर कवर नहीं होंगे वो नीचे कवर होंगी। वो क्या क्या है हमारे पास,
जैसे ऑल अदर करंट असेट्स डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन अंडर करंट असेट्स आर क्लासिफाइड अंडर अदर करंट असेट्स। एग्जांपल्स क्या क्या है इस चीज के, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, डिविडेंड रिसीवेबल है, एडवांस टैक्सेस है, एटसेट्रा। ठीक, अब हमने इसकी समरी बनाई हुई है सारी के सारी कि पीपी के अंदर क्या आएगा हमारा, इट्स टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लाइव स्टॉक, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, रेलवे साइडिंग है। एग्जांपल बनाए हुए हैं, इसके अंदर लाइव स्टॉक लिख दिया, हाँ ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी एंड प्लांट में इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, माइनिंग राइट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एटसेट्रा। अब प्रॉपर्टी एंड प्लांट में क्या, कैपिटल डब्ल्यूआईपी में, कैपिटल डब्ल्यूआईपी में क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यूआईपी कौन सा, पीपी में। टेंजिबल एसेट्स कोई भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, नॉट डेवलपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन कहेंगे इसे, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई टेंजिबल एसेट्स, लेकिन अब इसी तरह पीपी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसे हम नाम दे रहे हैं। तो ये हमने कहा पीपी का हिस्सा है हमारा, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ये चार चीजें आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया है, डिवेंचर्स में किया है, प्रेफरेंस शेयर्स में किया है, बॉन्ड्स में किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है, या पार्टनरशिप फर्म में किया है, कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया जहां पर स्पेसिफाई आपने किया हुआ है। डीटीए आप समझ ही गए, हमारी अकाउंटिंग इनकम जहां पर कम होते हैं टैक्सेबल इनकम, उसमें डीटीए कहते हैं, क्योंकि इसका फायदा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, इसलिए डीटीए कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में हमारा कैपिटल एडवांस आ जाएगा। कैपिटल एडवांस मींस हमने कोई कैपिटल नेचर के लिए एडवांस दिया है, चाहे उसका हमने एडवांस पता है हमें 2 महीने बाद रिकवरी हो जाएगी, बट हमने उसे दिया हुआ है असेट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक, अदर लोन्स एडवांसेस आ जाएंगे आपके, जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया है एम्प्लॉय को, ठीक है। अदर नॉन करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, हमने बताई दिया आपको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म में सीखी थी वही हमारी शॉर्ट टर्म में भी है, बट हमने ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर इसका पैसा रिसीव हो जाएगा। इन्वेंट्री की बात करें तो स्टॉक, स्टॉक में क्या रॉ मेटेरियल हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, इस तरह लूज टूल्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, गुड्स इन ट्रांजिट, कोई सामान अगर रास्ते में है उसे भी हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्वेंट्री का हिस्सा दे रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा आपका, डेटर्स एंड बीआर आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक हो गया, डीडी हो गया, या ईएमआई बैलेंसेस विद बैंक्स, हमने बैंक को बता रखा भी इस चीज के लिए, तो प्रॉपर्ली इस पे निशान लगाया हुआ है। बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, उसी तरह हमने बैंक में एफडी करा रखी है। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में आ जाएंगे एडवांस रिकवरेबल इन कैश, जो हमें एडवांस कैश में रिकवरेबल होने वाले हैं। इसी तरह अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, जो शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं, ये भी हमारे अदर करंट असेट्स का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हम नॉन करंट पढ़ा था ऐसे हमने करंट में ही पढ़ा है। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी असेट्स एंड लायबिलिटी खत्म हो गई है, दैट मींस हमारी पूरी बैलेंस शीट कवर हो गई है। इसके अलावा और क्या देखना होता है हमें, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो आपको क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी को अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है, अलग से नोट में दिखाना पड़ता है, साथ में आपको कमिटमेंट्स भी दिखाने पड़ते हैं उस नोट में। तो आपने कहा कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया और कमिटमेंट्स आपको अलग से शो करने पड़ेंगे, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं अलग से कमिटमेंट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। समझते हैं पहले कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, लायबिलिटी जहां नाम आ गया इट मींस आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपको ये पे कर रहा है। वर्ड कंटीजेंट, कंटीजेंट का मीनिंग ही क्या होता है कि अभी संदेह है, अभी फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग हुआ है कि ऐसे लायबिलिटी जिसका अभी तक क्या है, कंफर्म नहीं हुआ है कि आपको ये पे करना है, कंफर्म हुआ ही नहीं है पे करना है। देखो दो चीजें, एक लायबिलिटी था, एक प्रोविजन था। लायबिलिटी क्या था कि देना भी है, अमाउंट भी कंफर्म है। प्रोविजन का मीनिंग क्या है कि हमें देना है पर अमाउंट कंफर्म नहीं है। और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, ना अमाउंट का पता है ना देने का पता है। क्लियर है बात। इट मीन्स डिपेंड करेगा किसी इवेंट के अकर होने का। इट मीन्स एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी पे केस किया हुआ है, किसी पार्टी ने हम पर केस किया हुआ है और उन्हें लगता है कि फ्यूचर में जाके यानी हमारी ये लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे कस्टमर ने क्या किया है, क्लेम किया हुआ है कंपनी के ऊपर कि हमें यानी ये नुकसान हुआ है, आप इसकी भरपाई कीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उस केस का वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट किसके फेवर में आएगा। अगर वो हमारे फेवर में आ जाता है तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो कस्टमर के अगर फेवर में आ गया तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि वो कस्टमर के फेवर में आ सकता है तो हम क्या करेंगे, पहले से तैयार हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अकर हो सकती है बट होने की कोई गारंटी नहीं है, होने के कोई चांसेस नहीं है, हमें नहीं पता उसके बारे में कि होगी या नहीं होगी। अमाउंट कितना होगा तो अलग ही चीज है, पर लायबिलिटी भी अकर होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी नहीं पता है, उसे नाम दे रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी का। ठीक, कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी किसे कह रहे हैं, कह रहा है कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एन
हैपनिंग ऑन इवेंट इन फ्यूचर, कि कोई इवेंट फ्यूचर में अकर होगा उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट बाय अ कस्टमर, द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एज फॉल्ट एंड में इम्पोज पेनल्टी, कि भाई क्या कर सकती है कोर्ट कि आपको भैया क्या करना, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इट मे हैपन अदरवाइज ऑल्सो, ये हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, हमारे फेवर में भी हो सकता है। Whether the company has a liability or not is dependent on the court order, thus it is a contingent liability। कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। अब एग्जांपल उन्हें यहां पर का प्रपोज डिविडेंड, जो हमारा करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां पर क्योंकि क्या हुआ, कह रहे बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स हु मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। और ये भी बोल सकते हैं कि देना भी है, नहीं देना, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये प्रपोज्ड है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन इसे नोट्स में अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स। तो ये देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, समझिए। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कंटीजेंट लायबिलिटी जरूर देखनी है। क्यों देखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके अगेंस्ट तो चला गया। अगर मान के चलिए बहुत बड़ा अमाउंट है और वो कंपनी के अगेंस्ट चला जाएगा तो कंपनी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कंपनी क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट होने के कागार पे आ जाएगी। तो बेटर ये है कि आप क्या कीजिए, उसी कंटीजेंट लायबिलिटी जरूर देखिए। जो रियल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट है, वो तो आपको देखना ही है, बट आपको कंटीजेंट लायबिलिटी अलग से देखना है नोट्स के अंदर कि क्या इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी है या नहीं है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी में और क्या क्या आ जाएंगे, क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी जिसका भी डेट एक्नॉलेज नहीं हुआ है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट येट ड्यू, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, गारंटी आपने दी है कंपनी ने कोई, वो जिससे क्या होता है बैंक गारंटी देता है इस तरह से, अदर क्लेम्स फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में देना पड़ सकता है। एंड लास्ट चीज आती है आपकी कमिटमेंट। कमिटमेंट समझना क्या होता है, कमिटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लो चल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है ये, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अब लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं कि आप क्या होगा, कुछ तो पे कर चुके होंगे इसे और फ्यूचर में कुछ पे करने वाले हैं, तो जो फ्यूचर में पे करने वाले हैं उसी को कमिटमेंट कहते हैं। तो कमिटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि जो आपको फ्यूचर में लायबिलिटी पे करनी है उसे नाम देते हैं कमिटमेंट। अब कमिटमेंट दोनों हो सकता है, या तो वो रिवेन्यू कमिटमेंट होगा या वो कैपिटल कमिटमेंट होगा। रिवेन्यू कमिटमेंट मींस जो आने वाले 12 महीने के अंदर देना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर देना, रिवेन्यू कमिटमेंट है। कैपिटल कमिटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जो आपको बियॉन्ड 12 मंथ्स देना है, इट मींस आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो देना है उसे हम नाम दे रहे हैं कैपिटल कमिटमेंट, और जो आपको विद इन 12 मंथ्स देना है उसे नाम दे रहे हैं रेवेन्यू कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये है कि फ्यूचर लायबिलिटी, फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। कह रहा है मींस फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी टेकन बाय इट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में दिया जाएगा। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, इट मींस अभी आपको पता है कि काम खत्म नहीं हुआ है, आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी, अभी तक आपने शेयर पर पैसा, जो हम कहते हैं 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे दे दिया, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दिया, बाकी पैसा नहीं दिया, ये उसी की बात कर रहे हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसे कम्युलेटिव करते जा रहे हो, डिविडेंड को अभी तक आपने पे नहीं किया, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी हमारा कमिटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली है, कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ रही है, कमिटमेंट पढ़ लिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही क्या है कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। तो आपके इसके अंदर मेन टॉपिक क्या होंगे, आपके रिवेन्यू होगी, रिवेन्यू के साथ अदर इनकम, वही हमारा सेल्स का टॉपिक होगा, वही हमारा इनकम का हिस्सा है। उसके अलावा खर्चे होंगे हमारे, खर्चे में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या आपने कितने के मटेरियल कंज्यूम किया है, यह बात करें। इसके अंदर हम क्या, चेंज इन इन्वेंटरी कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंटरी में कितना हुआ आपका, इंप्लॉय की कॉस्ट क्या है इसके अंदर, फाइनेंस कॉस्ट क्या है इसके अंदर, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्या है अंदर, और अदर एक्सपेंसेस क्या है हमारे। तो 4-6 चीजें बड़ी इजीली खत्म कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मीनिंग हुआ कि जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर सामान बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके आने से जो इनकम आई प्लस जो हमने खर्चा किया, नेट जो इंपैक्ट आएगा उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारी इनकम दो तरह से होगी, एक ऑपरेशन से जो इनकम आ रही होगी और एक अदर देन ऑपरेशन से जो इनकम आ रही होगी। ऑपरेशन का मीनिंग जो हमारा मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस से जो कमाई हो रही है उसे हम ऑपरेटिंग इनकम कह रहे हैं, और जो हमारे मेन बिजनेस के अलावा जो इनकम हो रही है उसे हम कह रहे हैं अदर देन ऑपरेटिंग इनकम, दैट मींस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप यानी पेंट बेच रहे हैं, पेंट बेचने से जो पैसा आएगा उसे हम कह रहे हैं रेवेन्यू इनकम,
और जो आपका पेंट बेचने के अलावा, मान लो आपने एफडी किया, एफडी से आपको इंटरेस्ट आया, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा, इन्वेस्ट किया, वहां से आपको डिविडेंड आया, वो क्या कहलाएगी? आपकी अदर इनकम। तो इन दोनों इनकम को जोड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं टोटल इनकम, और उसमें सारे खर्चे घटाएंगे तो जो बचेगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या है, वही कंपनी एक्ट के हिसाब से पार्ट 2। ठीक, अब देखना, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, तो होगी टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मीनिंग हुआ कि जो आपका मेन काम है, जैसे हमने कहा पेंट बेचना, पेंट बेचने से जो इनकम आएगी उसे हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू में भी क्या होगा, जो आपने सेल की है, आपके दो तरह की सेल्स होगी, ग्रॉस सेल्स होगी और एक नेट सेल्स होगी। ग्रॉस सेल है, ग्रॉस सेल में आपने क्या किया, जो भी आपके टैक्सेस हैं वो आपने हटा दिए, क्योंकि टैक्सेस तो आपको इनकम नहीं है ना, ये तो आपको पे करना है, तो जो आएगा उसे कहेंगे हम नेट सेल्स। कई बार क्या होता है, इसमें से सेल्स रिटर्न है, हमारे सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, जो आएगा हमारा उसे कहेंगे हम नेट सेल्स। तो हम कह रहे हैं हमारी ग्रॉस सेल है, ग्रॉस सेल में हमने टैक्सेस माइनस कर दिए, हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिए, तो जो आएगा उसे हम नेट सेल्स कहते हैं। और नेट सेल्स कोई हम क्या कह रहे हैं, जनरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, अदर इनकम, जो आपने पैसा ऑपरेशन से नहीं कमाया उसे हम नाम दे रहे अदर इनकम का। इसके अलावा खर्चों में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप क्या करें, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए दौरान जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का नाम दे रहे हैं। आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करें, गुड्स खरीदेगा तो आप कह रहे हैं परचेज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो जो सामान खरीदा आपने उसे परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, आपको भी पता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा करते थे, यहां पर यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्यों दिखाते हैं, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद दिलाता हूं मैं आपको। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहां पर आपने लिखा परचेज, मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी खरीदी 1000 रुपए की, ठीक है जी। आपने यहां पर सेल कर दी 80 क्वांटिटी सेल कर दी आपने 120 रुपए के हिसाब से। यहां पर आपने खरीदी थी कितने, 10 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, आपने 12 रुपए के हिसाब से बेच दी 960 रुपए की। अगर प्राइमा फेसिया देखा जाए तो हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1000 रुपए का खरीदा है 960 में बेचा है तो 40 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेकिन नहीं, 40 रुपए का लॉस नहीं है, हमने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची है, तो लॉस कैसे हो सकता है। 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान नहीं हो सकता है। इट मींस यहां पर कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जितने की खरीद दिखा रहे हैं उतने की आपको सेल दिखानी है, या तो खरीद को कम कर दीजिए या फिर सेल को बढ़ा दीजिए। तो हमने कहा यहां पर खरीद को कम कर देते, तो इसे कितना करते हैं 8 इसे करें, या अपोजिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख दे, बात एक ही। हमने कहा 2 क्वांटिटी का क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 20 रुपए का, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब 16 रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, सॉरी कितना, 2 नहीं 20 क्वांटिटी, सॉरी 20 क्वांटिटी इंटू में 10, 200 रुपए। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 80 क्वांटिटी बेची 160 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 80 की क्वांटिटी है, 20 की क्वांटिटी है, तो 100 क्वांटिटी इधर हो गई, और डेबिट में भी कितनी है 100 क्वांटिटी। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है, तो चेंज इन इन्वेंटरी इसीलिए हम कंसीडर करते हैं इसे चेंज इन इन्वेंटरी। मींस यहां ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, चेंज इन इन्वेंटरी। उसके अलावा क्या कह रहे हो, इंप्लॉय की कॉस्ट होगी, फाइनेंस कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होगा, अदर एक्सपेंस होंगे, जो आएगा उसे टोटल एक्सपेंस कहेंगे। इस एक्सपेंस टोटल इन रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स घटाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं किस तरह। देखिए हमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन इसके लिए नोट नंबर 1 देखना है। हम कंपैरिजन के लिए बैलेंस शीट हो या पीएनएल हम कंपैरेटिव जरूर बनाते हैं। कंपैरेटिव इसलिए बनाते हैं, कंपैरेटिव दो तरह से हो सकता है, या विद इन फॉर्म हो सकता है या फिर विद इन फॉर्म मींस हम अपनी कंपनी के अंदर ही क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विद इन पीरियड, पिछले साल का इस साल से, या फिर हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि कंपैरिजन से पता लगता है कि एक्चुअली रियल वैल्यू क्या है। ठीक, हम इंप्रूव कर रहे हैं या फिर हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कह रहा है नोट नंबर 1 में जाइए। हमने कहा नोट नंबर 1 देख लेंगे। अदर इनकम के लिए कह रहा है नोट नंबर 2 में जाइए। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंस में कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमारा वो सीधा निकल जाएगा, परचेज ये हो गया। चेंज इन इन्वेंटरी के लिए कह रहा है नोट नंबर 3 में जाइए। इंप्लॉय की कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, कह रहा है डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस के लिए 4 नंबर नोट में जाइए। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको नोट के थ्रू इसे प्रेजेंट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कहा उसने कि सेल्स है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल्स आ गया। अदर इनकम में कह रहा है कैश डिस्काउंट मिला या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स मिला, इस वजह से हमें अदर इनकम दिख रही है। चेंज इन इन्वेंटरी में क्या, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी में ये चेंज है, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंटरी में ये चेंज है, और
स्टॉक एंड ट्रेड जो हम बेच रहे हैं उसकी इन्वेंट्री में ये चेंज है। अगर हम अदर एक्सपेंस की बात करें तो अदर एक्सपेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कैरेज इनवर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो वो आपको डिटेल प्रोवाइड करता है कि ये जो भी आपने नोट्स लिखे हैं इससे पता लगता है कि आपने क्या क्या खर्चा किया है। जो आपका पीएनएल का जो मेन 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 क्या होगा, मेन पीएनएल होगा, उसमें आपकी सारी चीजें डिटेल में नहीं दिखी जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें कहां आएंगी, नोट्स में आएंगे। तो पीएनएल का जो फेस होगा, फेस पे डायरेक्ट ये दिखेंगी। क्या दिखेगा फेस पे, डायरेक्ट ये दिखेगा अमाउंट। क्लियर है बात, डायरेक्ट अमाउंट दिखेगा, बट ये सब कहां दिखेंगे, नोट्स के अंदर। तो नोट्स आपको बनाने आने चाहिए। अब देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हम बात कर चुके हैं। जो हमारा मेन ऑपरेशन है उससे हमारा जो पैसा आ रहा है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहे हैं। नेट सेल्स का मतलब सेल्स में हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया तो हम उसे नेट सेल्स कह रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे, वो हमारी अदर इनकम का पार्ट होगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर कोई फाइनेंस कंपनी है उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, या मान लीजिए कोई फर्नीचर बेच रहा है, फर्नीचर बेचना उसका क्या है, ऑपरेशन का पार्ट है। तो आपको इससे ये समझना है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, फिक्स एसेट्स है, टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अदर इनकम में क्या हो गया, जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका मेन बिजनेस है उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम हो रही है उसे हम नाम दे रहे हैं अदर इनकम। जैसे आपकी इंटरेस्ट की इनकम होगी, जो आपने बैंक में एफडी करा रखी है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, आपको क्या हुआ, आपने कोई यानी जो असेट्स बेची थी वो प्रॉफिट में बेच दी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया। तो जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो हमारा अदर इनकम का हिस्सा है, क्योंकि आपको पर्पस था ही नहीं, आपको असेट्स का बेचने का काम ही नहीं है आपका। ठीक, तो ये हो गया अदर इनकम। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम क्या हमने, तो हम क्या करते हैं, याद होगा अगर आपको, तो हम क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम बोलते हैं इसे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। उसके बाद आता है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हमने जो सामान खरीदा है हम उसकी बात कर रहे हैं। चेंज इन इन्वेंटरी का मैंने बता दिया आपको, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बेनिफिट मिलेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। इंप्लॉय को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, इंप्लॉय को ग्रेचुटी का पैसा मिलता है। वो बात अलग है कि हम उसे करंट में लिखेंगे, नॉन करंट में लिखेंगे, खर्चा तो खर्चा है। ठीक, तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, ग्रेचुटी मिल सकती है इंप्लॉय को, लीव इनकैशमेंट मिल सकता है इंप्लॉय को, इसके अंदर इंप्लॉय का पेंशन का हो सकता है, इंप्लॉय को सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है। क्लियर बात, सारे के सारे खर्चे हमारे इंप्लॉय के कहलाएंगे, जैसे वेजेज है, सैलरी है, बोनस है, ग्रेचुटी है, मेडिकल एक्सपेंस है, एटसेट्रा। इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट, पांचों केस का फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का क्या मीनिंग हुआ कि कंपनी ने जो कर्जा लिया है, जो कंपनी ने कर्जा लिया है उसके बदले जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है उसे हम नाम दे रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट का। ठीक, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, याद होगा डेप्रिसिएशन हम किससे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स है पीपी में उसे हम नाम देंगे डेप्रिसिएशन, और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है हम क्या दे रहे हैं, अमोर्टाइजेशन। तो हम कह रहे हैं जो असेट्स है, देखो डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन एक सेविंग है, प्रोविजन है, एक किस्म से सेविंग कह सकते हैं। सेविंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मशीन काम करना बंद कर देगी कुछ टाइम बाद, तो हमें क्या करना होगा, नई एसेट्स खरीदनी होगी, और जब नई एसेट्स खरीदनी होगी तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, इसीलिए हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एसेट्स के लिए पैसा बचाते हैं। ठीक, जब पैसा बचाएंगे तो क्या होगा, हमने पैसा बचाया, हर साल हम पैसा बचाते जा रहे हैं, एट द एंड एक एसेट्स की लाइफ होती है, मान लीजिए 5 साल 10 साल जो भी आपने माना है, जो भी आपके हिसाब से है, आपने मान लीजिए किसी एसेट्स की लाइफ 5 साल मानी है, तो 5 साल बाद वो काम करना बंद कर देगी। जब वो 5 साल बाद काम करना बंद कर देगी तो आपको नई एसेट्स चाहिए होगी। नई एसेट्स क्यों चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपके पास नई एसेट्स नहीं होगी और आपके पास अगर काम करने के लिए एसेट्स ही नहीं है तो आप काम कहां से करेंगे, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप इसलिए क्या करते हैं, पहले से प्रिपरेशन करते हैं कि हम हर साल कुछ पैसा बचा के रखें नई एसेट्स खरीदने के लिए, उसे नाम दे रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात, तो हम ये पैसा बचा रहे तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो हमारे जो टेंजिबल एसेट्स होगी उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स हुई तो उसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हो गए हमारे, अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो भी होंगे हमारे सारे खर्चे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आपका रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, आपका इसके अंदर सैंपलिंग चार्जेस है, आपका इसके अंदर डैमेज की कॉस्ट हो सकती है, इसके अंदर आपके अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सीएसआर का खर्चा हो सकता है, एंड ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, रेंट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट का खर्चा हो सकता है इसके अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे के सारे कहां जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। बट इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरली हम कहां दिखाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में, वो ध्यान रखना। ठीक, नोट्स अकाउंट्स मैंने आपको बता ही दिया है। लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वैसे हम अलग से चैप्टर में से देखेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बस आपको ये देखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसको डिटेल में समझेंगे कैश फ्लो के चैप्टर में।
तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, हमारा पीएनएल क्या है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या क्या खर्चे आते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हमने डिटेल में इसलिए समझाया कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब थोड़ा इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यही कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाए, टाइमली रिपोर्ट हो जाए, यही हमारा पर्पज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, कि यूजर्स हैं उसको इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। क्लियर है बात, पढ़ते हैं। करेक्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। दूसरा वो कहता है कि टू शो इंप्लीकेशंस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का इंप्लीकेशन देखना, पोजीशन चेक करना। साथ में क्या करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, इन्वेस्टर्स को क्या करना, ये बताना कि भाई कितना कैश फ्लो है, कितना कैश फ्लो नहीं है, हमारी कंडीशंस क्या है वो दिखाना, क्रेडिटर्स को बताना, ठीक, ये सब चीजें। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पार्टीज को। कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है, पब्लिश कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाती है, यूजर्स के पास। ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करना। इफेक्टिवनेस देखना, मैनेजमेंट कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज को, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि जो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है सोसाइटी, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। डिस्क्लोज करना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो दिखाना। साथ में क्या इसेंशियल्स ऑफ क्या क्या है, जरूरी क्या क्या चीजें। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारी क्या अकाउंटिंग हमारी क्या करती है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, तो हमारी फैक्ट्स को दिखाता है कि हमारे फैक्ट्स क्या क्या है, इसके अंदर हम प्रोविजंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, पर्पस क्या है प्रोविजंस का। ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। हमें पता है कि फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, हमें पता है फ्यूचर में पेमेंट होने वाली, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, उसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिखते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाते हैं हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दिखाते हैं, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी को दिखाते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी सही है। साथ में कंपेरेबिलिटी को दिखाता है, एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर करते हैं, देखा था प्रीवियस ईयर करंट ईयर को, हमने कहा एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हैं आप, तो कंपेरेबिलिटी को दिखाता है। वेरीफिएबल, वेरीफिएबल का मतलब होता है वेरीफाई कर पाते हैं, कैसे, हमारे पास वाउचर्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, सारे का सारे नोट्स होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, तो जो भी हमारे पास बिल्स हैं उसके बेसिस पर हम वेरीफिएबल कर सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सही दिखाई हुई है। इस तरह रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, उनका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आने वाला है वो हम पहले से कंसिडर कर लेते हैं। इवन हमें पता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को भी हम नोट्स में दिखा देते हैं। इसके अलावा टाइमलीनेस, जो भी चीजें हमारी टाइमली होनी चाहिए, हमारी जो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ऐसी हो जाए कि वो टाइम पे ही नहीं मिल रही, हमारी बैलेंस शीट क्लोज होने में टाइम लगा दे, नहीं, हमें सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, हमें टाइमली गैदर करनी है, टाइमली हमें यूजर्स को सही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। अब कुछ हमारी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या, जैसे ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को दिखाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का क्या मीनिंग हुआ, हमने फिक्स एसेट्स खरीदी थी मान लो 20 साल पहले, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी, लैंड खरीदी थी हमने 20 साल पहले, वो बुक्स में 20 साल पहले ही दिख रही होगी, उसे रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, ये इसकी कमी है। दूसरी कमी क्या है, अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट बताता है, एक्चुअल तो पता नहीं होता। प्रोविजन हम कैसे बनाते हैं, एस्टिमेट के बेसिस पे, इतना होने वाला है, एक्चुअल तो नहीं पता ना, एक्चुअल नहीं पता तो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू तो दिखता है, फेयर व्यू तो है बट एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है। इसलिए कह रहा है कि डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, हर कोई अलग अलग प्रैक्टिस यूज करता है। जैसे कोई कहता है कि मैं क्या करूंगा, यानी गोइंग कंसर्न के हिसाब से मैं लाइफ एसेट्स के 10 साल मानूंगा, कोई कहता है मैं फीफो मेथड यूज करूंगा, कोई कहता है कि मैं यानी इसके अंदर डब्ल्यूडीवी यूज करूंगा, तो अलग अलग तरीके हर किसी के समझने के, ठीक। ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, क्वालिटी को तो देखता ही नहीं है। क्वालिटी मींस, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, हमने वाउचर देखा, हमने बिल देखा, बिल आया मान लीजिए किसी लैपटॉप का 1 लाख रुपए का, अब उस लैपटॉप का क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं, क्या क्या उसकी प्रॉफिट है, या क्या क्या उसकी क्वालिटी है, किस क्वालिटी से है, क्या बिल्टअप है, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है, अकाउंटिंग को कोई लेने देना नहीं इस चीज से। ₹1,00,000 का बिल आया, ₹1,00,000 बुक में एंट्री कर देगा, दैट्स इट। तो क्वालिटी को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस को मतलब मैंने अगेन बताया कि कोई असेट्स, मान लीजिए हमने 10 साल पहले 20 साल पहले लैंड खरीदी ₹2,00,000 की, आज उसकी कीमत 2 लाख थोड़ी ना होगी, प्राइस तो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, उसको ये कंसिडर नहीं करता है। कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल पार्टीज, और सारी पार्टीज का जो है पर्पज मीट नहीं कर पाता, क्योंकि देखो हर पार्टी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप होटल में जाते हैं, तो हो सकता है किसी होटल में मान लीजिए आपने समोसा खाया, और समोसा किसी को क्या लगा, बहुत अच्छा लगा, पर किसी को लगा बेकार बनाया हुआ है। क्लियर बात, हर पार्टी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर पार्टी की डिश अलग अलग है, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबके लिए ये एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, सबके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, नेचर क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, हमारे पास सारी के सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड आती हैं, हम कैसे
कैश इन बैंक हमारे पास रिकॉर्डेड है, डेटर्स है, सब रिकॉर्ड किया हुआ, हमने एंट्री रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। अकाउंटिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा गोइंग कंसर्न है हमारा, हम गोइंग कंसर्न का इस्तेमाल करते हैं, या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्रूडेंस से हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन पर बेस्ड है। अजम्पशन मींस जैसे मान लिया मैंने कहा मेरी फिक्स एसेट्स की लाइफ 5 साल है, मेरी फिक्स एसेट्स जो है 10 साल है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 10 साल उसकी लाइफ होगी, हो सकता है 2 साल में खराब हो जाए, हो सकता है 15 साल में चल जाए, पर हम मान के चल रहे हैं, सत्य ये भी क्या है, एक अजम्पशन ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं, ठीक। पर यहां पर क्या है कि जो हम गाइडलाइंस बना रहे हैं, इफ एप्लीकेबल टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट फॉलोड, तो वो हमारा क्या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगी। जो भी गाइडलाइंस दिए, जो भी प्रिंसिपल्स दिए, अगर हम उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आप क्या क्या चीजें कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कीजिएगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो आप टैक्स कम भर रहे हैं। तो ये क्या है, जजमेंट के बेसिस पे कि आपकी जजमेंट क्या होगी, तो ये भी एक इसकी स्थिति है। एस्टिमेट है, एस्टिमेट का मीनिंग क्या हुआ कि हम अंदाजे से बनाते हैं, जैसे डेटर पर प्रोविजन बनाना है, कितना डेटर डूबने वाले हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो एक एस्टिमेट बेसिस पर हम काम करते हैं। और सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमारा अकाउंट्स, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल इसलिए बता दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थ्योरेटिकल इसलिए बता दिया कि एक आध मार्क्स अगर क्वेश्चन आया तो आप उसे, थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए हमने आपको बताया। मेन जो है आपका बैलेंस शीट, पीएनएल और कमिटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देख लेंगे, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या हमारी असेट्स आइटम क्या है, लायबिलिटी आइटम्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा हमने, इनकम आइटम क्या है, एक्सपेंस आइटम क्या है। अब इसी पर बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे वो समझ लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट देखें, याद होगा आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वैसे हमारा ये सेकंड पार्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था, पहले हम क्या लिखते हैं, असेट्स, और सेकंड लिखते हैं लायबिलिटीज, ठीक। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरह करंट लायबिलिटीज की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इस तरह हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी कंप्लीट होता है। बात करें अगर हम असेट्स की, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में क्या होगा हमारा, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स, पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स में क्या होगा, पीपी इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल डब्ल्यूआईपी इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स। इस तरह करंट असेट्स में क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस हो जाएंगे, और अदर करंट असेट्स हो जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब हम इसके आइटम्स एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, सरप्लस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये पैसा आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आ जाएगा, डिवेंचर्स आ जाएंगे, टर्म लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाएगा, डीटीएल आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा आपका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आ जाएगा, ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन बनाया, ईएल के लिए प्रोविजन बनाया, इंप्लॉय से रिलेटेड जो भी प्रोविजन बनाएंगे आप, वारंटी के लिए प्रोविजन बनाया, कोई लीगल प्रोविजन बनाया। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आ जाएगा, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, लोन फ्रॉम पार्टीज हो जाएगा, डिपॉजिट्स हो जाएगा, अदर लोन्स एडवांसेज हो जाएगा। इसी तरह ट्रेड पेबल की बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, अदर करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस आ जाएगा, अनपेड डिविडेंड आ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, अनपेड मेच्योरिटी, सब देखो मैंने डिटेल में लिखे, कॉल्स एडवांस हो गया, अदर पेबल्स हो गया, ठीक, ये आ जाएगा। इस तरह शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे ग्रेचुटी, सैलरी, बोनस, लीव इनकेसमेंट एटसेट्रा। इस तरह प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस आएगा, कोई भी खर्चा हो, ऑडिट का खर्चा हो, रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा एटसेट्रा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वारंटी का है, अदर प्रोविजन आपने बना दिया, लीगल के लिए प्रोविजन बनाया एटसेट्रा।
उसके बाद आता है एसेट्स में पीपी। पीपी में क्या जाएगा आपका, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लाइव स्टॉक, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, व्हीकल्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, रेलवे साइडिंग हो गया। इसी तरह पीपी में इंटेंजिबल एसेट्स में क्या जाएगा, गुडविल आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। पीपी में क्या आएगा, कैपिटल डेवलपमेंट में जो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आ जाएंगी। पीपी में इंटेंजिबल एसेट्स में क्या जाएगा, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर आपका भी अंडर डेवलपमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपने कहा इक्विटी में लगाया, प्रेफरेंस में लगाया, गवर्नमेंट में लगाया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, ट्रस्ट में है, म्यूचुअल फंड्स में लगाया, पार्टनरशिप फर्म में लगाया, कहीं स्पेसिफाइड है वहां लगाया। डीटीए की बात करें, हमारी डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में क्या आ जाएगा, कैपिटल एडवांस आ जाएगा या अदर लोन्स एडवांसेस आ जाएगा, जैसे हाउस बिल्डिंग लोन लिया हुआ आपने। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, डेफर्ड टैक्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे आपके इसके अंदर, इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा रिसीवेबल का। करंट इन्वेस्टमेंट में सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन करंट में थी वही हमारी करंट में भी है, बस हमने नॉन करंट में लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए क्या है। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक तीनों तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, ट्रेडेबल स्टॉक हो सकता है। चेंज और उसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा, लूज पार्ट्स आ जाएगा, लूज टूल्स आ जाएगा, स्पेयर पार्ट्स आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में संडे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, चेक हो गया, डीडी हो गया, एयरमार्क बैलेंसेस विद बैंक्स हो गया, बैलेंसेस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी हो गया, बैंक डिपॉजिट्स हो गया, एफडी टाइप। एंड उसके बाद एडवांस रिकवरेबल एडवांस हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गया। अदर करंट एसेट्स में आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, अक्रूड इनकम आ गया, डिविडेंड रिसीवेबल आ गया, एडवांस टैक्सेस आ गया, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए। कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या आ गया हमारा, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। इस तरह बिल्स रिसीवेबल आ गया आपका फ्रॉम बैंक, जो आपने डिस्काउंट कराया लेकिन अभी तक को क्लियर ये पेमेंट नहीं हुई है। गारंटी गिवन बाय द कंपनी, अदर क्लेम्स अगर कोई है इस तरह कंटीजेबल जिसे आपको लगता है कि फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। कमिटमेंट, कमिटमेंट आ जाएगा, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन टू बी एग्जीक्यूटेड, उसे हम कह रहे हैं जो अभी तक काम खत्म नहीं हुआ उसको पेमेंट करनी है। कोई अनकॉल्ड लायबिलिटी आ गया आपका, जो अभी तक आपने अनकॉल्ड पैसा मंगाया नहीं है। एंड अदर पार्टली इन्वेस्टमेंट के अपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं दिया है। उस तरह एरियर्स ऑफ डिविडेंड, अगर कम्युलेटिव डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को हमें डिविडेंड देना उन्होंने इकट्ठा कर दिया अभी तक हमने पे नहीं किया, तो वो भी हमारा क्या है, कमिटमेंट का हिस्सा। तो हमने सारी डिटेल सीख लिया। अब इस पर हमारे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये हमारा पीएनएल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा है 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका नॉन करंट एसेट्स का मेजर हेड है, और जो उसका सब हेड है वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेजर हेड है असेट्स। असेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या है, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स, एंड पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। डब्ल्यूआईपी कहां चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आपका। अभी डिपेंड करता है कि क्या चीज का है, ये टेंजिबल का है, इंटेंजिबल का है, बट हम मान के चल रहे हैं कि इसका हमें मेजर हेड पूछा हुआ, इसलिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मेजर हेड क्या होगा हमारा, इसका मेजर हेड होगा हमारा पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे यानी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको दिया 2024 में क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपको पता है हमारा क्या है, करंट एसेट्स तो ही, पर क्या है, इन्वेंट्री का हिस्सा है। कॉल्स एंड एडवांस, अभी हमने देखा कॉल्स एंड एडवांस हमारा अदर करंट एसेट्स का हिस्सा है। इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपकी दी हुई हैं, जैसे प्रीमियम रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, ये प्रीमियम दिया हुआ था हमारा, याद होगा, लूज टूल्स हो गया, बैलेंस विद बैंक्स हो गया, गुडविल हो गया, डीआरआर हो गया, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी याद होगा आपको, नाम से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे वो आपने बताना है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको घर पे कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए, आपको सारी लिस्ट बना के दी हुई है, आपको क्या करना है, उस लिस्ट को याद करना है और उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करना है। ये 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया, 2017 में ये पूछा गया है, 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखिए 2015 में ये पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, और आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, इसलिए टाइम लगाया है जबकि ये चैप्टर मात्र आधे घंटे का चैप्टर है, 20 मिनट का चैप्टर है, जैसे हमने लास्ट में 5 मिनट में पढ़ा, 3 मिनट में हमने सारी चीजें क्या कर ली, एक सिंक करके बता दी कि ये चीजें आएंगी, बट हमने उसे डिटेल में समझाया, इसलिए डिटेल में समझाया है कि आप जब आगे जाके पढ़ाई करो या आप आगे फर्दर स्टडी करो तो आपको क्या हो, नहीं आसानी हो समझने में। दूसरी चीज,
जब आप यानी यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहे होंगे या पेनल बना रहे होंगे तो आप कोरिलेट कर पाए, चीजें समझ पाए, जान पाए कि इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होते हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। कुछ जगह हमने थोड़ी जल्दबाजी की है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें वहां पर क्या करना पड़ा, जल्दी निकलना पड़ा। बट अगर आपको वहां पर अगर डाउट, अगर आपको लगता है वो चीज समझ नहीं आई अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम उसके लिए स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे कि आप उस चीज को रिव्यू कर सके, देख सके। थैंक यू सो मच।